ये है आई शैल सील द हेवंस नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट में देख लिया था कि मेंगहाओ धीरे से उठता है पपी के साथ और मैन यानी उस आदमी पर अटैक करता है। बूम! इस बार मेंगहाओ सिर्फ 8 कदम पीछे हटता है। उसका छी और ब्लड हिल रहा था, पर उसने खून नहीं उगला। ओल्ड मैन अपना फिस्ट पीछे खींचता है। ओल्ड मैन कहता है, तुमने कन्वर्जिंग सेंस इनटू द फॉर्म का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। तुमने सेकंड मैट्रिक्स पास कर लिया। वो सिर हिलाकर अपनी स्लीव वेव करता है। पूरा वर्ल्ड आईने की तरह टूटने लगता है। अब आगे, जब दुनिया मेंगहाओ के आसपास बिखर रही थी, मेंगहाओ महसूस करता है एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी का वेव जो बाहर की तरफ फैलता हुआ उसे और उस पपी को घेरता है। वो गहरी सांस लेता है और तुरंत अपने कल्टीवेशन बेस को सर्कुलेट करके स्पिरिचुअल एनर्जी का बहुत बड़ा हिस्सा अब्सॉर्ब करता है। यहां की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही गहरी थी, पहले मैट्रिक्स से भी ज्यादा। वो सोचता है, अगर मैं यहां कुछ वक्त तक कल्टीवेशन कर पाऊं तो मुझे अपना दूसरा डाउ पिलर बनाने के लिए कोई मेडिसिनल पिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस, जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी वो अब्सॉर्ब करता, उसका एक हिस्सा उसके डाउ पिलर के क्रैक से निकल जाता। अगर ऐसा ना होता तो मेंगहाओ पक्का महसूस करता है कि थोड़े ही समय में वो अपना दूसरा डाउ पिलर कंडेंस कर सकता है। वो आंखों में चमक के साथ बोलता है, द परफेक्ट फाउंडेशन। सिर्फ वही एक्साइटेड नहीं था, पपी भी तेज रफ्तार से स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है। उसका छी मजबूत होता है, पर उसका भी कुछ हिस्सा डिसिपेट हो जाता, बिल्कुल मेंगहाओ की तरह। यह प्रोसेस ज्यादा देर तक नहीं चलता। सिर्फ 3 दिनों के अंदर यह जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मेंगहाओ आंखें खोलता है। वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर क्रॉस लेगेड बैठा है। उसके आसपास अलग अलग दिशाओं में 4 और फिगर्स भी बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं। जब मेंगहाओ आंखें खोलता है, उसी वक्त वो 4 लोग भी आंखें खोलते हैं। उन सबके ब्लड डिविनिटीज में कुछ न कुछ बदलाव आया था, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव मेंगहाओ के पपी में था। अब वो लगभग आधे हाथ जितना लंबा हो गया था। उसके शरीर पर खून जैसे लाल रंग का फर, तेज दांत और चमकते हुए क्लॉज आ गए थे। अब उसका चेहरा भी ज्यादा फियर्स लग रहा था। उसकी आंखें अब पहले की तरह साफ नहीं थीं। उनमें एक लाल चमक थी, जैसे वो अभी अभी मौत के कगार के तजुर्बे से गुजरा हो। अब जो भी उसे देखे, उसके अंदर की फियर्सनेस महसूस करेगा, खासकर उसके ची में। अब उसके पास फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ थी। कल्टीवेटर्स के लिए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, पर ब्लड डिविनिटीज के लिए लेगेसी जोन एक खास जगह थी। यहां वो तेजी से ग्रो कर सकते थे, क्योंकि वो कल्टीवेटर्स नहीं थे, बल्कि लेगेसी ब्लड डिविनिटीज थे। मेंगहाओ सोचता है, ये ब्लड डिविनिटीज इतनी तेजी से अपना लेवल बढ़ाते हैं, शायद उनके पास कोई खास एबिलिटी है, या फिर ये पहले जी चुके हैं, मर गए और अब ये उनकी स्पिरिट्स हैं। कुछ वक्त बाद वो पीछे देखकर दूसरे मैट्रिक्स की तरफ नजर डालता है। वहां अब कोई नहीं था। आगे तीसरे मैट्रिक्स में 3 धुंधली सी शक्लें दिख रही थीं, और उससे भी आगे चौथे मैट्रिक्स में सिर्फ एक फिगर था। वो 3 लोग शायद बहुत पहले ही दूसरे मैट्रिक्स को छोड़कर आगे बढ़ गए थे। लगता था वो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने में वक्त खर्च करने की बजाय सीधा आगे बढ़ना पसंद करते हैं। मेंगहाओ गहरी सांस लेकर धीरे से खड़ा होता है। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और वो सीधा तीसरे मैट्रिक्स की तरफ चल पड़ता है। इसी दौरान ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन के बाहर की दुनिया में लगभग 10,000 कल्टीवेटर्स इकट्ठा हो चुके थे, जो ब्लड स्क्रीन पर चल रही सीन्स को देख रहे थे। हर तरफ गुफ्तगू की आवाज गूंजने लगती है। एक आदमी कहता है, खबर फैल रही है, अंदर के ज्यादातर लोगों की पहचान पता चल चुकी है। कौन सोचता कि फर्स्ट प्लेस पर जो बंदा है वो ली क्लैन का डाउ चाइल्ड ली डाओए होगा। पता नहीं आखिर में लेगेसी वो ले पाएगा या नहीं, लेकिन अभी तो उसके पास सबसे ज्यादा चांस लग रहा है। दूसरा आदमी गुस्सा होकर बोलता है, कितने घटिया हैं ये बड़े क्लैंस और सेक्ट्स, हमेशा हर लेगेसी पर कब्जा कर लेते हैं, बाकी किसी को मौका ही नहीं देते। अगर मैं होता जिसने ब्लड इमॉर्टल के 8वें सैक्रिफिशियल ऑल्टर का लोकेशन ढूंढा होता, तो कम से कम मुझे किसी से लड़ना तो नहीं पड़ता। तीसरा आदमी बोलता है, अरे सोचने से क्या फायदा, मैट्रिक्सेस में जो लोग घुसते हैं वो सब बड़े बड़े सेक्ट्स और क्लैंस के चोजन होते हैं। अगर लड़ना ना भी पड़े, उनके सामने तुम बहुत कमजोर हो। देखो, वही बंदा जिसने ब्लड इमॉर्टल का 8वां सैक्रिफिशियल ऑल्टर खोला, उसने दूसरे मैट्रिक्स में कितना वक्त लगाया। उस हिसाब से तो वो तीसरे से गुजरना मुश्किल है। सदर्न डोमेन के ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन्स के आसपास की हर जगह पर ऐसी ही बातें चल रही थीं। चौथे मैट्रिक्स में लाइदोई खड़ा है, अपने लंबी पीली रोब में डैशिंग और हैंडसम लगता हुआ। वो शांत नजर से दूर तक देखता है।
उसके आगे हर तरफ फैले हुए रेगिस्तान का नजारा था। वो धीरे से कहता है, बहुत पहले पेट्रियार्क ने एक डिक्री और प्रोफेसी छोड़ी थी। ब्लड इमॉर्टल ली क्लैन से ही निकलेगा। ये लेगेसी मेरी है। बाकी लोग, छठा मैट्रिक्स में उनकी जिंदगी मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगी। शांत चेहरे के साथ वो आगे बढ़ता है। तीसरे मैट्रिक्स में मेंग हाओ थोड़ा सा भौहें चढ़ाता है। उसके पास खड़ा डॉग एक धमकी भरी हाउल करता है जब वो आगे एक बड़े से पेड़ को देखता है। उस पेड़ के नीचे एक गो बोर्ड पड़ा था जिसमें हजारों गो पीसेस बिखरे हुए थे, जैसे आसमान के तारे। ब्लैक क्लियरली हारने की पोजीशन में था। बोर्ड के पास एक व्हाइट पीस पड़ा था, जैसे कोई उसे उठाकर खेलने का इंतजार कर रहा हो। गो बोर्ड के आसपास कई 100 पेड़ खड़े थे, हर एक आदमी जितना लंबा। पूरी जगह सुनसान थी और वो बड़ा पेड़ इस जगह को और भी अजीब बना रहा था। तभी एक एंशिएंट सी आवाज हवा में घूमती है। वो कहती है, ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट में ब्लड का मतलब है किलिंग। अगर तुम लेगेसी पाना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर काफी किलिंग इंटेंट नहीं है तो तुम्हारे लिए यह बहुत मुश्किल होगा। यह मैट्रिक्स किलिंग पर जोर देता है, लेकिन जो मारेगा उसका दिल ठंडा और स्पिरिट शांत होना चाहिए। व्हाइट गो पीस को बोर्ड पर रखो और तुम ये मौत का खेल जीत जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम फॉरफिट करना चाहो तो तुम्हें अपनी 100 साल की लॉन्जेविटी सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी और लेगेसी पाने का चांस खोना पड़ेगा। आवाज खत्म होते ही सामने खड़ा एक पेड़ अचानक फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसके अंदर से एक फैंटम निकलता है जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का छी छोड़ रहा था, बिल्कुल मेंग हाओ के कल्टीवेशन बेस जैसा। वो फैंटम धुंधला था, सिर्फ उसकी खून सी लाल आंखें साफ दिख रही थीं, जो एक खतरनाक किलिंग ऑरा छोड़ रही थीं। वो तुरंत मेंग हाओ की तरफ दौड़ता है। मेंग हाओ की आंखें तेज चमकती हैं। उसके साथ खड़ा पपी तेज भौंकता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। एक जोर का धमाका होता है। अगले ही पल मेंग हाओ देखता है कि वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम बिखर कर स्पिरिचुअल एनर्जी के धाराओं में बदल जाता है, जो सीधा मेंग हाओ की तरफ दौड़ते हैं। साथ ही 3 और पेड़ फटने लगते हैं। एक इंसेंस स्टिक जलने जितना वक्त गुजरने के बाद मेंग हाओ के होठों से खून टपकने लगता है। पपी भी घायल हो जाता है, उसके शरीर पर खून लग जाता है, लेकिन उसका चेहरा अब भी फियर्स था जब वो आसपास देखता है। अब तक 5 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम्स आ चुके थे और वक्त गुजरता गया, पता नहीं चला कितना। मेंग हाओ फिर से खून उछालता है। अब तक वो पेड़ों के बीच लड़ते हुए लगभग 6000 मीटर दूर तक गो बोर्ड और बड़े पेड़ के पास पहुंच गया था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं जब वो तीसरे मैट्रिक्स की दुनिया में तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। उसके आसपास अब 12 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम्स घूम रहे थे, हर एक से तेज किलिंग इंटेंट ऊपर आसमान तक फैल रहा था। पपी एक तेज हाउल करता है और तभी एक लाल रंग की बीम चमकती है। उसके तेज दांत एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम के गले को चबा लेते हैं। दोनों साथ साथ रास्ता काट रहे थे और जितनी हो सके उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी यहां से अब्सॉर्ब कर रहे थे। अब तक पपी मिड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज तक पहुंच गया था और अब भी ग्रो कर रहा था। उसकी फियर्सनेस और ज्यादा बढ़ गई थी। कुछ घंटे बाद मेंग हाओ लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ता है, खून खांसी के साथ बाहर आता है। उसके आगे एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तेज सांस भरते हुए। वो पूरी ताकत जोड़कर दौड़ता है। तभी मेंग हाओ की किलिंग इंटेंट भड़क उठती है। उसका दायां हाथ एक मुक्का बनाता है और सामने से आने वाले सोड ऑरा को इग्नोर करके सीधा उस फैंटम के सीने की तरफ झटका देता है। आखिरी पल में उसका हाथ खुलता है और एक विंड ब्लेड जोर से निकलकर धमाके के साथ फैंटम को चीर देती है। मेंग हाओ फिर खून उछालता है, साथ ही वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम कांप कर फट जाता है और बिखर कर स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल जाता है। थोड़ी दूर पपी एक लाल रोशनी का तूफान बन चुका था। उसके तेज क्लॉज और दांतों से वो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम्स को चीर के रख देता है। तुरंत उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो वापस मेंग हाओ के पास लौट आता है। उसका शरीर खून से भरा था, चोटों से टपक रहा था। उसका छींक कमजोर था, पर उसकी फेरोसी अब भी वही थी जैसे वो खून के दरिया में डुबकी लगा के निकला हो। मेंग हाओ कुछ मेडिसिनल पिल्स निगलता है और कुछ पपी को भी देता है। उसके कपड़े फटे हुए थे, पर उसकी आंखों में अब भी एक तेज चमक थी। वो सिर उठाकर देखता है कि अब वो बड़े पेड़ से सिर्फ 6000 मीटर दूर है। तभी हवा में एक जोर का गर्जना गूंजता है। 20 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट फैंटम्स एक साथ उसकी तरफ तेज रफ्तार से भागते हैं। वो गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में चमक बरकरार थी। वो हाथ उठाता है और उसके आसपास लाइटनिंग मिस्ट बन जाता है। बिजली की चमक उसके शरीर को घेर लेती है और वो सीधा फैंटम्स की तरफ दौड़ पड़ता है। चोटों पे चोट, लड़ाई पे लड़ाई होती गई। 4 घंटे बीत गए।
मेंगहाओ का चेहरा सफेद पड़ चुका था। अब वो बड़े पेड़ से सिर्फ 2500 मीटर दूर था। पपी के साथ वो पीछे की तरफ भागता है, फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फैंटम्स को छोड़कर। एक एक करके वो फैंटम्स रुक जाते हैं और वापस पेड़ बन जाते हैं। कुछ दूर पर मेंगहाओ क्रॉस लेगेड बैठता है और हीलिंग के लिए मेडिसिनल पिल्स लेता है। उसके पास पपी भी बहुत सारे पिल्स खाकर तेजी से रिकवर करने लगता है। 4 दिन के बाद मेंगहाओ अचानक आंखें खोलता है। पपी अब और भी ज्यादा फियर्स लग रहा था। दोनों फिर से लड़ाई में दौड़ पड़ते हैं। इस बार वो लड़ते लड़ते सिर्फ 1500 मीटर तक आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वापस लौट आते हैं। अगले दिनों में मेंगहाओ और पपी बार बार लड़ते और आराम करते हैं। मेंगहाओ की आंखों में रूथलेसनेस बढ़ रही थी। उसके अटैक्स और भी डिसाइसिव हो रहे थे। अब तक उसके पास अपने कल्टीवेशन बेस का लगभग 70% कंट्रोल था। साथ ही वो हर टेक्निक के साथ स्पिरिचुअल सेंस को मिलाकर चला रहा था। पपी अब पूरे हाथ जितना लंबा हो चुका था। उसका शरीर और भी ज्यादा फेरोसी लगता था। उसके क्लॉज और तेज दांत पूरी तरह से निकल चुके थे, जैसे वो कुछ भी चीर सकता हो। उसकी लाल चमकती आंखें उसे और भी ज्यादा सैवेज बना रही थीं। 1500 मीटर, 900 मीटर, 300 मीटर। मेंगहाओ अब इस मैट्रिक्स में 1 महीने से ज्यादा समय से अटका हुआ था। जल्दी ही वो सिर्फ 7 मीटर दूर तक पहुंच गया। पपी जोर से एक हाउल करता है और अपने दांतों से मेंगहाओ के रोब को पकड़कर उसे खींचता है। मेंगहाओ को कोई ऐतराज नहीं होता। वो पपी को खींचने देता है। दोनों एक साथ ब्लास्ट करते हुए फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट फैंटम्स को तोड़ते हैं और 7 मीटर की रेखा पार कर लेते हैं। जब वो बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं, पपी अपना मुंह छोड़ देता है और पलटकर फिर से फैंटम्स की तरफ दौड़ पड़ता है। मेंगहाओ बिना देरी किए व्हाइट गो पीस को उठाता है। उसकी नजर गो बोर्ड पर घूमती है और वो पीस को बोर्ड पर रख देता है। जैसे ही वो पीस बोर्ड को छू कर लगती है, पूरी दुनिया एकदम शांत हो जाती है। मेंगहाओ के सामने सब कुछ ऐसे बिखरने लगता है जैसे कोई बड़ा शीशा टूट रहा हो। बेहिसाब स्पिरिचुअल एनर्जी उसके शरीर में दौड़ने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि वो तीसरे मैट्रिक्स को पार कर चुका है। जब ये होता है, सदर्न डोमेन के आसपास के साथ ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन्स के बाहर खड़े कल्टीवेटर्स में हंगामा मच जाता है। एक आदमी चिल्लाता है, ली क्लैन का डाओ चाइल्ड ली डाओई चौथे मैट्रिक्स को तोड़ गया, उसे 1 महीना लगा। दूसरा बोलता है, वो वंग वूदे है, ब्लड डीमन सेक्ट का, वो लाई दाओई के बिल्कुल पीछे है, चौथे मैट्रिक्स में दूसरे नंबर पर घुसा। बाकी सब अभी भी तीसरे मैट्रिक्स में अटके हुए हैं। देखते हैं तीसरे नंबर पर कौन आता है। तीसरा कहता है, जरूर वांग लिहाई होगा, आखिर वो भी डाओ चाइल्ड है। वांग क्लैन पीछे नहीं हट रहा, उसने डाओ चाइल्ड को भेज दिया। क्या? चौथा आदमी हैरान होकर बोलता है, एक साथ 3 लोग बाहर आए, वो वांग लिहाई है, सॉन्ग जिया है और तीसरा बंदा, अरे वो। सीन वापस शिफ्ट होता है। बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी मेंगहाओ के कल्टीवेशन बेस में दौड़ने लगती है। उसके अंदर गहराई में उसका सेकंड डाउ पिलर धीरे धीरे और मजबूत होने लगता है। मेंगहाओ सांस भर के कहता है, अगर यह स्पिरिचुअल एनर्जी लगातार लीक ना हो रही होती तो मैं कभी भी अपना दूसरा डाउ पिलर बना सकता। कुछ दिन बाद वो अपनी चमकती हुई आंखें खोलता है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके तीसरे मैट्रिक्स से वांग लिहाई और सॉन्ग जिया के साथ निकलने पर बाहर की दुनिया में कितना हंगामा मच गया था। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि मेंगहाओ जरूर किसी बड़े सेक्ट का चोजन होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं था, जो और ज्यादा अफवाहों और गैसेस को हवा दे रहा था। उसकी परफॉर्मेंस ने उसे एक डार्क हॉर्स बना दिया था। सब चर्चाओं के बीच एक बात सबका कॉमन कंक्लूजन थी, वंग लिहाई के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वरना वो बहुत पहले निकल आता। मेंगहाओ सामने खड़े पपी को देखता है और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरा एहसास दिखाई देता है। अब पपी बहुत बड़ा हो चुका था, लगभग आधे आदमी जितना, एक छोटे बैल की तरह। उसके मजबूत शरीर पर घना एलिगेंट लाल फर यानी लाल बाल था, जो तेजी से फैली शक्ति से भरा लगता था। जब वो अपना मुंह खोलता, उसके दांत तलवारों की तरह तेज लगते। उसके क्लॉज इंसान के मुक्के जितने मोटे और ऐसे लगते कि आसमान जमीन तक चीर दें। उसकी आंखें खून सी लाल चमक रही थीं, जो उसे हद से ज्यादा फिरोजी बनाती थीं। जो भी उसे देखता वो जरूर हिला जाता। अब वो पपी नहीं रहा था, वो पूरी तरह से एक बड़ा ब्लड मस्टिफ बन चुका था। वो वहां खड़ा था, ठंडी नजर से आसपास को देखता हुआ, जैसे कोई उस जगह को छूने की हिम्मत करे तो उसे चीर के रख देगा। अगर कोई भी मेंगहाओ के पास आने की कोशिश करता तो वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। मेंगहाओ मास्टिफ को देखता है और उसका चेहरा और भी नरम हो जाता है। सिर्फ कुछ महीने में वो छोटा सा आम पपी से ये बनता बन गया था।
अलग अलग मैट्रिक्सेस को पार करते हुए दोनों ने एक अजीब सी दोस्ती बना ली थी। वो साथ में घायल हुए, साथ में आगे बढ़े, जिंदगी मौत के तजुर्बे और खून से भरी लड़ाइयां सब कुछ साथ झेला। जैसे ही वो मेंगहाओ की नजर महसूस करता है, मस्टिफ अपना सिर घुमाता है और उसकी तरफ देखता है। उसका फिरोजी चेहरा तुरंत खत्म हो जाता है, उसकी जगह खुशी आ जाती है। वो जोर से पूंछ हिलाता है, दौड़कर मेंगहाओ के पास आता है, अपनी जुबान बाहर निकालकर उसका हाथ चाटता है और उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखता है। मेंगहाओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है जब वो मस्टिफ के सिर पर उसका फर सहलाता है और उसके चेहरे पर सुकून देखता है। वो जोर से हंसता है। सिर उठाकर मेंगहाओ तीसरे मैट्रिक्स की तरफ देखता है। अभी भी वहां 3 लोग अटके हुए थे। आगे चौथे मैट्रिक्स में 3 धुंधली सी शक्लें थीं और उससे भी आगे 5वें मैट्रिक्स में सिर्फ 1 बंदे। मेंगहाओ खड़ा होता है, मस्टिफ को सहलाता है और फिर चल पड़ता है। लेकिन वो चौथे मैट्रिक्स में नहीं जाता, बल्कि सीधा ग्लोविंग एग्जिट डोर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो निकलता है, वो वापस वोल्केनो में आ जाता है। कई महीने गुजर चुके थे जिनमें मेंगहाओ ने अपनी पिल की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो एक रंग बिरंगी रोशनी की बीम बनकर सीधा चू युयान की तरफ निकल पड़ता है। वो वहां आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठी थी। जैसे ही मेंगहाओ पहुंचता है, वो आंखें खोलती है। दोनों की नजर मिलती है। फिर चू युयान एक तरफ देखती है। वो हाथ उठाती है और एक मेडिसिनल पिल हवा में उड़ता है। मेंगहाओ उसे पकड़ लेता है। ये वही 5वां माइनर पिल था। उसका चेहरा शांत था जब वो पिल को अपने बैग ऑफ द कॉस्मोस में रखकर मुड़ता है और गायब हो जाता है। ज्यादा वक्त नहीं गुजरता कि वो वापस आ जाता है। जैसे ही आता है, वो अपनी स्लीव फ्लिक करता है और 7 पिल्स हवा में उड़कर चू युयान के सामने गिरते हैं। वो कहता है, ये 7 पिल्स मिलाकर 7 थंडर्स पिल बनते हैं। साथ ही वो एक जेड स्लिप उसकी तरफ फेंकता है जिसमें कंकॉक्शन फॉर्मूला लिखा था, लेकिन उस फॉर्मूला में एग्जैक्ट टाइम इरेज किया हुआ था। चू युयान पूछती है, फर्स्ट प्लेस पर कौन है? वो मेंगहाओ को देखती है, फिलहाल 7 थंडर्स पिल के फॉर्मूला को इग्नोर करते हुए। मेंगहाओ कहता है, उसका चेहरा नहीं देख सकता, लेकिन उसका ब्लड डिविनिटी एक ड्रैगन है। वो कुछ देर सोचती है, फिर बोलती है, वो जरूर ली क्लैन का होगा। इतना कहकर वो नीचे देखकर जेड स्लिप को पढ़ने लगती है। मेंगहाओ कुछ देर तक चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका है। अगर तुम फेल हुई तो मेरे पास दूसरी बार के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। वो उसकी तरफ देखकर रुकता है, फिर पलटकर एक रोशनी की बीम बनकर दूर चला जाता है। उसकी आंखों में चमक थी। वो सोचता है, जब वो पिल कंप्लीट करेगी तो जरूर उसे खुद कंज्यूम करने का सोचेगी। लेकिन टर्टल शेल में क्लियरली लिखा है कि फाइनल पिल बनाने के लिए 7 माइनर पिल्स को यूज करने में लगभग 3 महीने लगते हैं। वो ये नहीं जानती तो मैं जरूर उस वक्त वहां हूंगा। ये सोचते हुए वो हवा में उठकर ग्लोइंग शील्ड के पास पहुंचता है, उसे ध्यान से देखता है, फिर सीधा नीचे ब्लड इमॉर्टल के सैक्रिफिशियल ऑल्टर पर वापस आता है। बिना हिचकिचाए वो फिर से लेगेसी जोन में घुस जाता है। वापस बड़े प्लेटफॉर्म पर मस्टिफ तुरंत सामने आ जाता है। अब उससे लेट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का दबाव निकल रहा था, लेकिन वो मेंगहाओ को जरा भी प्रभावित नहीं करता। मेंगहाओ गहरी सांस लेता है, उसका शरीर चमक उठता है और वो और मस्टिफ मिलकर चौथे मैट्रिक्स में घुस जाते हैं। आसमान तक फैली एक बेपनाह रेगिस्तान मेंगहाओ के सामने थी। आसमान में कोई तेज धूप नहीं थी, लेकिन फिर भी यह दुनिया सफोकेटिंग गर्मी से भरी थी, जैसे पूरा महल एक बड़ा स्टीमर बास्केट हो जो सब कुछ पकाकर सुखा दे। मेंगहाओ अपने आसपास देखता है, उसके दिल में पूरी सतर्कता थी। दूसरे और तीसरे मैट्रिक्स को पार करके अब उसे समझ आ चुका था कि ये मैट्रिक्सेस कैसे काम करते हैं, लेकिन यह रेगिस्तान पूरी तरह खामोश था। एक भी जीवित चीज की परछाई तक नहीं थी, न ही कोई पुरानी आवाज गूंज रही थी जो समझाए। मेंगहाओ कुछ देर तक सोच में बैठता है, फिर अपना पांव उठाकर आगे कदम बढ़ाता है। मास्टिफ तेज कदम से उसके साथ चलता है। आदमी और कुत्ता दोनों मिलकर रेगिस्तान के उस सुनसान हिस्से में चल पड़ते हैं। कुछ कदम बाद मेंगहाओ पीछे मुड़कर देखता है और नोटिस करता है कि उसके छोड़े गए फुटप्रिंट्स का रंग काला हो गया है। तभी उन फुटप्रिंट से एक काली ऑरा उठने लगती है। आसपास की रेत से एक बजिंग की आवाज निकलती है। जिस रफ्तार से वो ऑरा फैलकर खत्म हो रही थी, ऐसा लगता था जैसे वो मेंगहाओ के करीब आने की हिम्मत भी नहीं कर रही हो। अचानक वो काली ऑरा बदलकर एक 3 पंखुड़ी वाली फूल की शक्ल ले लेती है, जो एक डिमोनिक चेहरे जैसा लग रहा था। फिर वो गायब हो जाता है। ये देखकर मेंगहाओ की आंखें तंग हो जाती हैं। तभी मस्टिफ जोर से हाउल करता है। दूर होराइजन पर
मेंग हाओ देखता है कि एक विशाल झुंड भूरे स्कॉर्पियंस का उसकी तरफ दौड़ रहा है। ये इतनी बड़ी तादाद में थे कि गिनना मुश्किल था, दूर से तेज रफ्तार से उसकी तरफ आते हुए। मास्टिफ हवा में उड़कर जोर से दहाड़ता है। आसमान ऊपर से अंधेरा होने लगता है, जैसे शाम ढल रही हो, लेकिन यह शाम नहीं थी। ध्यान से देखो तो जो ऊपर काले बादल लग रहे थे वो असल में पंख वाले स्कॉर्पियंस के बड़े झुंड थे, जो हवा में चिल्लाते हुए मेंग हाओ की तरफ दौड़ रहे थे। पल भर में उन्होंने पूरे आसमान को ढक दिया। मेंग हाओ सोचता है, पॉइजन। पीछे देखता है तो उसके फुटप्रिंट्स के आसपास की रेत पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो अपनी स्लीव फ्लिक करता है, मास्टिफ को तसल्ली देता है और सीधा उन स्कॉर्पियंस की तरफ चल पड़ता है। मास्टिफ एक धमकाने वाली गरज निकालता है। मेंग हाओ के साथ चलते हुए स्कॉर्पियंस को ठंडी शिकारी नजर से देखता है, लेकिन जैसे ही मेंग हाओ उनके करीब पहुंचता है वो तुरंत पीछे हट जाते हैं, एक तेज चुभने वाली हिसिंग की आवाज निकालते हुए। ऐसा लगता था जैसे उनमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो मेंग हाओ के पास भी आ सकें। मेंग हाओ जरा भी अपनी चाल धीमी नहीं करता। वो आगे चलता रहता है और स्कॉर्पियंस एक पागलपन भरे डर के साथ पीछे हटते जाते हैं। कभी कोई स्कॉर्पियन इतना तेज पीछे नहीं हट पाता। तभी मेंग हाओ के सिर के ऊपर से एक लाल टेंड्रिल निकलता है, उस स्कॉर्पियन के शरीर में घुस जाता है और तुरंत उसका पूरा शरीर पिघलकर काले खून के तालाब में बदल जाता है, जो रेत के अंदर समा जाता है। ये सिर्फ जमीन पर चलने वाले स्कॉर्पियंस नहीं थे, बल्कि जो उड़ने वाले स्कॉर्पियंस थे वो भी उससे दूर दूर घूमते हुए उसके पास आने की हिम्मत नहीं करते। मस्टिफ के साथ मेंग हाओ सीधा उन सबके बीच से गुजरता है। वो उस जमीन पर चलता है जो पूरी तरह अंधकार से घिरी है। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह का सारा पॉइजन मेंग हाओ के शरीर में मौजूद जहर के सामने बिल्कुल बेअसर था और मजबूरन उसके सामने बिखरता जा रहा था। तभी मेंग हाओ की दोनों आंखों में एक अजीब सी चमक आती है, जिसमें हंसते रोते हुए डिमोनिक चेहरे की शक्ल के फूल झलकने लगते हैं। उसके पीछे धीरे धीरे एक 3 रंगों वाला रेजरेक्शन लिली उभर कर दिखाई देता है। वो रेजरेक्शन लिली के 3 रंग आपस में घुल मिलकर चमक रहे थे और उसके आसपास कोई और जहर या जहरीला जीव रह नहीं पा रहा था। मेंग हाओ का चेहरा पूरी तरह से शांत था। एक दिन चलने के बाद उसके सामने अचानक जहरीली सांप की बेपनाह समुद्र जैसी भीड़ आ जाती है। एक तेज जलन भरी हवा उसके चेहरे को छूती है, लेकिन वो बिना रुके आगे चलता रहता है, जैसे कुछ महसूस ही ना कर रहा हो। जैसे ही वो करीब आता है वो सांप तुरंत मूड मूड कर उलझने लगते हैं, फिर घबराहट भरी हिसिंग की आवाजें निकालते हुए रास्ते से हट जाते हैं। कई तो ऐसे थे जो उसके कदम अपने शरीर पर पड़ने देते हैं। वो कांप उठते हैं लेकिन कोई विरोध नहीं करते। जैसे ही मेंग हाओ उनसे आगे निकलता है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेंग हाओ के शरीर के अंदर पॉइजन का एक असली सॉवरेन बस करता है और इस ताकत के सामने हर जहरीला जीव या जहर अपना सिर झुकाने पर मजबूर था। इसके उलट वंग लिहाय रेगिस्तान से गुजरता है। उसके चेहरे पर गहरा फ्राउन था और वो बार बार पॉइजन डिस्पेलिंग पिल्स खाता जा रहा था। पिछले 10,000 सालों के साथ ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट्स में यह पॉइजन डिजर्ट सिर्फ 2 बार आया था। बड़े क्लैंस और सेक्ट्स ने इस पर खास ध्यान दिया था। हर दफा यह नहीं दिखता था क्योंकि स्पेल मैट्रिक्सेस अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन जब यह आता तो पूरी तैयारी जरूरी होती। फिर भी पॉइजन रिपेलिंग पिल्स कभी भी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती थीं या कुछ जहरों पर बहुत कम असर करती थीं। जैसे कि इस वक्त वंग लिहाय के सामने एक घना पॉइजन मिस्ट था। वो उस मिस्ट को देखता है, उसका ब्राउ चिंता से और गहरा जाता है। वंग क्लैन से पहली बार निकलने के बाद से लेकर अब तक उसने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वो लगातार सोचता है कि पेट्रियार्क ने आखिर क्यों इंसिस्ट किया कि वही यहां आए। जब वो उस आदमी की आंखों की वो नजर याद करता है तो लगता है जरूर कोई खास वजह थी। वो धीरे से बोलता है, क्या ऐसा तो नहीं कि मैं यहां सच्ची में मर जाऊं? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक चमकती है। दूसरी तरफ सोंगजिया भी चौथे मैट्रिक्स के पॉइजन मिस्ट का सामना कर रही थी। उसका चेहरा खूबसूरत और स्वर्गीय लग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर भी एक गहरी सी चिंता थी। चाहे उसके आसपास एक नरम सी रिपल करते हुए शील्ड ने उसे सुरक्षित किया हुआ था। चौथे मैट्रिक्स में जो बाकी लोग थे वो भी इसी तरह की परिस्थिति का सामना कर रहे थे। वक्त बीत रहा था और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे की रेत भी जहरीली थी और सब जानते थे कि अगर ध्यान न दिया तो मौत पक्की थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर पूरी तैयारी ना हो तो चौथा मैट्रिक्स बिना शक मौत का मैट्रिक्स है। और तैयारी के बावजूद जैसे जैसे आप रेगिस्तान के अंदर घुसते हैं
पॉइजन रिपेलिंग आइटम्स का असर कम होता जाता है। आखिर में सिर्फ अपने कल्टीवेशन बेस और थोड़ी बहुत किस्मत पर भरोसा रह जाता है। लेकिन मेंग हाओ अलग था। वो पॉइजन मिस्ट के बीच आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं। वो गहरी सांस लेता है, लेकिन पॉइजन मिस्ट उस पर असर नहीं करती, बल्कि उसके आसपास से दूर हो जाती है। हवा पूरे 30 मीटर तक बिल्कुल साफ हो जाती है। मस्टिफ भी मेंग हाओ के साथ खुशी खुशी चलता है। ऐसा लगता था जैसे वो इस मैट्रिक्स में मजे ले रहा हो। वो अचानक एक पॉइजन क्रीचर पर कूदता है, उसे अपने पंजों के बीच पकड़कर खिलता है, जैसे खेल रहा हो। वो कभी मेंग हाओ को देखता, कभी फिर से खेलने लगता। 7 दिन बीत चुके थे और मेंग हाओ सबसे आगे निकल चुका था। डेजर्ट के सबसे गहरे हिस्से में वो धीरे से रुकता है। उसकी आंखें हैरानी से खुल जाती हैं। उसके सामने एक अजीब चीज दिखाई देती है। एक खाली जगह जहां बिल्कुल रेत नहीं थी, सिर्फ एक ही फूल था। वो फूल, उसके 4 पंखुड़ी थी जो 4 रंगों से बनी थी। उसके पत्ते एमरल्ड ग्रीन और पंखुड़ियां एक ऐसे डिमोनिक चेहरे की शक्ल में थीं जो एक साथ हंस भी रहा था और रो भी रहा था। ये और कुछ नहीं बल्कि एक 4 रंगों वाला रेजरेक्शन लिली था। यह है रेजरेक्शन लिली, इस रेगिस्तान में, इस स्पेल मैट्रिक्स के बीच उगता हुआ। वो 7 रंगों की रोशनी बिखेर रहा था। उसका मतलब था इमॉर्टल एसेंशन। दुनिया का हर रेजरेक्शन लिली किसी शक्तिशाली व्यक्ति के जीवन यानी लाइफ फोर्स से पाला पोसा कर बनता है, उसके खून से सींचा जाता है। अनंत बार मिस्टिकल विल के कंडेंसेशन के बाद यह फूल जीवित रहता है, एक रंग से दूसरे रंग तक बढ़ता हुआ, जब तक वो 7 रंगों तक नहीं पहुंचता। मेंग हाओ पहले से ही एक 3 रंग वाले रिजरेक्शन लिली से इन्फेक्टेड था और अब उसके सामने एक 4 रंग वाला रिजरेक्शन लिली खड़ा था। उसके अंदर मिला जुला भाव जगता है। वो स्पष्ट महसूस कर सकता था कि यह फूल भी कभी उसकी तरह एक कल्टीवेटर रहा होगा। जैसे ही उसकी नजर रिजरेक्शन लिली पर पड़ती है, उसके सिर के ऊपर से 3 रंग की धुंध निकलती है, जो एक खूबसूरत 3 रंग वाले रिजरेक्शन लिली में बदल जाती है। वो धीरे धीरे झूलता है। उसकी पंखुड़ियां एक ऐसे डिमोनिक चेहरे की शक्ल लेती हैं जो रोना चाहता है लेकिन रोता नहीं, जैसे अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके रोना चाहता हो लेकिन एक साथ रो नहीं सकता। आगे खड़ा 4 रंग वाला रिजरेक्शन लिली भी धीरे धीरे झूलता है। धीरे धीरे मेंग हाओ को समझ आता है कि उस फूल के ऊपर एक सफेद रोब पहने आदमी की हल्की सी परछाई खड़ी है। वो चुपचाप खड़ा है। उसकी शक्ल धुंधली है, लेकिन उसकी आंखें सीधा मेंग हाओ पर टिकी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों समय के पार एक नदी के विपरीत किनारे पर एक दूसरे को देख रहे हैं। काफी देर तक बस सन्नाटा छाया रहता है। आखिर वो सफेद रोबे वाला आदमी गहरी सांस लेता है। वो अपना दायां हाथ उठाता है और उसे हिलाता है। उसके बगल की रेत में एक चमकता हुआ दरवाजा बन जाता है। जिनके किस्मत एक जैसे हो, उनके बीच मुश्किल पैदा करने की जरूरत नहीं, उसका इशारा था। वो चमकता दरवाजा सीधा बाहर की तरफ ले जाता था। उसे गुजरते ही चौथे मैट्रिक्स से निकलना था। जैसे ही वो ग्लोइंग डोर उभरता है, वो सफेद रोब वाला आदमी गायब हो जाता है। पीछे बस वही रिजरेक्शन लिली रह जाता है जो धीरे धीरे झूल रहा था। लगता था जैसे वो रोना चाहता हो, लेकिन एक साथ नहीं भी चाहता। मेंग हाओ कुछ पल के लिए चुप रहता है। फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर गहरी प्रणाम करता है। सिर उठाकर वो बिना कुछ कहे ग्लोइंग दरवाजे के अंदर चल देता है। उसका मन भारी उलझनों और मिला जुला भाव से घिरा रहता है। पूरी दुनिया उसके आसपास टूटकर बिखर जाती है, फिर से जुड़ जाती है। वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, जहां घना स्पिरिचुअल एनर्जी तुरंत उसे और मस्टिफ को लपेट लेता है। उसके सामने था 5वां मैट्रिक्स और उसमें ली दाओई। बाकी सभी लोग मेंग हाओ से पीछे चौथे मैट्रिक्स में अटके हुए थे। चौथे मैट्रिक्स को 10 दिन से कम समय में पार करना ऐसा प्राचीन समय से लेकर आज तक किसी लेगेसी टूर्नामेंट में कभी नहीं हुआ था। मेंग हाओ ने इतिहास बना दिया, चौथे मैट्रिक्स को सबसे तेज पार करने वाला व्यक्ति। सदर्न डोमेन के बाहर पूरे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन्स में हंगामा मच जाता है। हर कोई ब्लड स्क्रीन्स के सामने बैठा मेंग हाओ के धुंधले चेहरे को देखकर सन्न रहता है। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 7 दिन, यह व्यक्ति सिर्फ 7 दिन में चौथे मैट्रिक्स से गुजरा। यह कैसे मुमकिन है? ब्लड इमॉर्टल लेगेसी टूर्नामेंट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। चौथे मैट्रिक्स में इसके परफॉर्मेंस के बाद यह सबको पीछे छोड़ चुका है। अब सिर्फ एक व्यक्ति इसके आगे है, ली दाओई। अगर 5वें मैट्रिक्स में भी ये ऐसे ही करे तो चाहे इससे ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी मिले या ना मिले, सदर्न डोमेन में इसका नाम हमेशा के लिए लिख दिया जाएगा। कहां से आया है ये आदमी? कोई इतिहास ही नहीं इसका। या फिर
क्या ये ब्लैक सीव सेक्ट का है? पिछले 7 ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन्स में कभी भी ब्लैक सीव सेक्ट नजर नहीं आया था। जब सब जगह हंगामा था, एक्सेंट्रिक सॉन्ग घूरता है मेंग हाओ के धुंधले चेहरे की तरफ जब वो ध्यान में बैठा था। सिर्फ वो ही नहीं, वायोलेट फेट सेक्ट का वू दिंक्यू, गोल्डन फ्रॉस्ट सेक्ट का जाओ शनलिंग, सॉलिटरी सोर्ड सेक्ट की जो यन्युन और चेन फन तक सभी की नजरें मेंग हाओ पर टिक जाती हैं। लेकिन उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो सभी पहले ही कभी ना कभी मेंग हाओ से मिल चुके थे। वंग तेंगफेई भी उसकी तरफ देखता है। उसके हाथ एक दूसरे में मजबूती से जुड़े हुए थे। वो भी उसे पहचान नहीं पाता और फिलहाल अपने भाई वंग लिहाई पर ज्यादा ध्यान देता है। लाई क्लैन में 2 बुजुर्ग नेसेंट सोल कल्टीवेटर्स के चेहरे पर गहरे फ्राउन्स उभरते हैं। वो मेंग हाओ को लेकर अब खतरा महसूस कर रहे थे। जब बाहर पूरी दुनिया मेंग हाओ के चौथे मैट्रिक्स को 7 दिन में पार करने की खबर से गुजर रही थी, मेंग हाओ शांत बैठा था। हेवन और अर्थ की बाउंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी को तेज गति से अब्सॉर्ब कर रहा था। उसका दूसरा डाओ पिलर अब और ज्यादा साफ दिखने लगा था। मास्टिफ भी स्पिरिचुअल एनर्जी को तेज गति से खींच रहा था। जल्दी ही वो एक इंसान के बराबर बड़ा हो गया। मेंग हाओ के बगल में खड़ा जो क्रॉस लेगेड बैठा था, वो और भी खौफनाक लग रहा था। उसका घना खून लाल रंग का बाल पूरे शरीर को ढके हुए था। उसके सिर तक उसकी लाल खून से चमकती हुई आंखें ठंडी और खून प्यासी चमक छोड़ रही थीं। उसके क्लॉज फ्लाइंग सोर्ड्स की तरह तेज ऐसे लग रहे थे जैसे वो आसमान जमीन को चीर सकते हैं। जब वो अपना मुंह खोलता, सबसे पहले उसके लंबे तेज दांत चमक उठते जो किसी भी जीव को फाड़ कर रख देने लायक लगते। मेंग हाओ 8 दिन तक बिना हिले मीडिएट करता रहता है। तभी हवा हल्की सी हिलती है और वंग लिहाई बाहर निकलता है। वो तुरंत मेंग हाओ को देखता है। उसके चेहरे पर हैरानी। उसने सोचा था कि ली दोई के बाद पहला व्यक्ति वही होगा जो चौथे मैट्रिक्स से निकलेगा। आधा महीना में पार करना भी बाहर की दुनिया में हंगामा करने के लिए काफी था। लेकिन जो भी ध्यान उस पर जा सकता था, वो सब मेंग हाओ चुरा चुका था। वांग लिहाई कुछ पल उसे देखता है, फिर चुपचाप क्रॉस लेगेड बैठकर मेडिटेशन शुरू कर देता है। 3 दिन और गुजरते हैं और सॉन्गजिया भी निकलती है। वो हल्का सा लड़खड़ाती है। उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर वो क्रॉस लेगेड बैठकर सांस लेने की प्रैक्टिस शुरू करती है। मेंग हाओ अपनी आंखें खोलता है। उस जगह का स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वो खुद से बोलता है, उसका दूसरा डाओ पिलर लगभग पूरी तरह से दिख चुका था। अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जी शुरुआत जैसे घना रहता तो आधा महीना में डाओ पिलर पूरी तरह सॉलिडिफाई हो जाता। लेकिन अब स्पिरिचुअल एनर्जी पतला था और उसे दोबारा भरने में वक्त लगता। परफेक्ट फाउंडेशन। मेंग हाओ के मन में उसके लिए इच्छा और तेज हो जाती है। तभी मस्टिफ अपना सिर आसमान की तरफ उठाता है और एक दहाड़ देता है जो प्लेटफॉर्म को हिला देता है। मेंग हाओ और प्लेटफॉर्म पर बाकी सब लोग तुरंत उसकी तरफ घूरते हैं। मस्टिफ का ओरा धीरे धीरे और ज्यादा शक्तिशाली होता जा रहा था। उसका शरीर अचानक से 3 मीटर और लंबा हो जाता है। अब उसका रूप पूरी तरह से डरावना लग रहा था। लेकिन यही तक नहीं रुकता। उसके पांव से कई खून लाल बोन स्पर्स निकल आते हैं और उसके दांत इतने लंबे हो जाते हैं कि मुंह बंद होने के बावजूद वो बाहर तक दिखते हैं। एक ही नजर देखकर किसी का भी दिल जोर से धड़क उठता। एक गरजने की आवाज गूंजती है और उसका कल्टीवेशन बेस भारी गति से ऊपर उठता है। एक पल में ही उसका ऑरा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज का नहीं रहता, बल्कि कोर फॉर्मेशन स्टेज का हो जाता है। सदर्न डोमेन के बाहर फिर से पूरा माहौल हिला उठता है। कोर फॉर्मेशन, ये व्यक्ति का ब्लड डिविनिटी दूसरा है जो कोर फॉर्मेशन पहुंचा। लगता है सिर्फ यही व्यक्ति है जो लाई दाओई को टक्कर दे सकता है। ये बंदा आखिर है कौन? मेंग हाओ मस्टिफ की इस डरावनी शक्ल और हिला देने वाली ऑरा को देखकर अंदर ही अंदर एक सांस लेता है। उसका दिल कहता है, ये कुत्ता सिर्फ इस लेगेसी जोन में रह सकता है, बाहर ले जाना मुमकिन नहीं। अगर मुमकिन होता तो हमारे बीच बनी दोस्ती की वजह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में मुझे कितना ज्यादा सुरक्षित महसूस होता। वो आंखों में चमक लाता है और आगे बोलता है, साथ ही ये अभी तक बढ़ना बंद नहीं हुआ। सिर्फ एक ही रास्ता है इसे बाहर ले जाने का। ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी हासिल करनी होगी। मेंग हाओ हाथ बढ़ाकर मस्टिफ को प्यार करता है। दुनिया की नजर में वो भले ही एक कठोर खतरनाक बीस्ट लगे, लेकिन मेंग हाओ की नजर में वो अभी भी उतना ही प्यारा था जितना वो छोटा था। जैसे ही उसने उसका सर सहलाया, मस्टिफ से एक खुश आवाज निकलती है, वही आवाज जो वो छोटा था तब करता था। फिर वो अपने पीठ के बल लेट जाता है और मेंग हाओ के हाथ को
अपनी विशाल जुबान से चाटकर वही फॉनिंग नजर से देखता है जो वो बचपन में करता था। सिर्फ फर्क ये था कि अब उसकी जुबान मेंग हाओ के पूरे हाथ के बराबर थी। मुझे खुद ब्लड इमॉर्टल की लेगेसी की ज्यादा परवाह नहीं, लेकिन मैं लड़ूंगा सिर्फ इस ब्लड डिविनिटी को अपने साथ बाहर ले जाने के लिए, मेंग हाओ खुद से कहता है। वो धीरे धीरे उठता है। यहां का स्पिरिचुअल एनर्जी अब कम हो चुका था। यहां रुकना समय बर्बाद करना होता। उसके पास कुल 3 महीने थे और आधा महीना अब निकल चुका था। वो आगे बढ़ता है और मस्टिफ उसका पीछा करता है। सदर्न डोमेन की नजर के नीचे दोनों उड़ान भरते हैं और 5वें मैट्रिक्स में प्रवेश करते हैं। अब तक सिर्फ ली दाओई ही 5वें स्पेल मैट्रिक्स में घुसा था। जैसे ही मेंग हाओ प्रवेश करता है, आर्केक आवाज गूंजती है। यह मैट्रिक्स वॉइड का है और वॉइड ही अंत है, इसलिए इसका नाम है एंड द वॉइड। ये मैट्रिक्स में लाल ब्लड रून्स हैं जो मिरियड स्पिरिट्स को सील करते हैं। अगर तुम उनका ज्ञान प्राप्त कर लो तो तुम इसे तोड़ सकते हो। अगर तुम इसे तोड़ दो तो लेगेसी प्राप्त करते वक्त ये तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन अगर तुम लेगेसी नहीं पाते तो ये तुमसे मिटा दिया जाएगा। यह मैट्रिक्स अत्यंत कठिन है, इसलिए ब्लड डिविनिटी किसी भी समय निकल सकता है, लेकिन लेगेसी कंपेटिटर को अंत तक लड़ना होगा, चाहे वो अंत मौत ही क्यों ना हो। जब आवाज खामोश होती है, एक नई दुनिया मेंग हाओ के सामने बन जाती है। वो एक पहाड़ था। पहाड़ के शिखर पर एक विशाल पत्थर का स्टीले खड़ा था। उसके बगल में एक ग्लोविंग दरवाजा था जो सिर्फ ब्लड डिविनिटी के लिए बना था। पत्थर के स्टीले पर लाल रंग के जादुई चिन्ह बने हुए थे। वो चमक रहे थे जैसे उनके अंदर कोई ऐसा डाव छुपा हो जिसे समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हो। मेंग हाओ को होश आता है कि वो खुद उस पहाड़ के शिखर पर खड़ा है, स्टेले के नीचे। मस्टिफ उसके साथ आसपास को सतर्क नजर से देखता है। मेंग हाओ की आंखें गहरे सोच में डूब जाती हैं जब वो स्टेले के जादुई चिन्ह को देखता है। तभी उसके चेहरे पर हैरानी उभर आती है। कुछ ऐसा हो रहा था जो पूरे ब्लड इमॉर्टल लेगेसी जोन में पहले कभी नहीं हुआ। वो अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर हाथ मारकर स्प्रिंग एंड ऑटम ट्री निकालता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि 5वें स्पेल मैट्रिक्स के अंदर वो पूरी तरह इस ट्री से काट दिया गया है। मेंग हाओ के चेहरे पर चिंता के भाव चमक उठते हैं। तभी बिना किसी चेतावनी के उसका शरीर कांप उठता है और उसके मुंह से एक बड़ी सी खालाई खून की धार बाहर निकलती है। वो खून जमीन तक पहुंचने से पहले ही एक 3 रंग वाले रिजरेक्शन लिली में बदल जाता है। उसकी पंखुड़ियां एक ऐसे चेहरे की शक्ल ले लेती हैं जो रो रहा है और नहीं भी। वो सीधा मेंग हाओ की तरफ देखता है। मेंग हाओ का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में 3 रंग के फूल की पंखुड़ियों से बने चेहरे चमक उठते हैं। उसका पूरा शरीर और तेज कांपने लगता है और एक एबनॉर्मल दर्द उसके शरीर में बरसने लगता है, जैसे उसका होश छिन लेगा। उसके अंदर की जहर रिजरेक्शन लिली फिर से भड़क उठती है। मैंने सिर्फ आधा महीना पहले वोल्केनो में इस पॉइजन को दबाया था, सप्रेस किया था। वो खुद से कहता है, अपनी आंखें खुला रखने की कोशिश करता हुआ। अगर मैंने यहां बेहोश हो गया तो मेरा मरना निश्चित है। असल में यह पॉइजन फ्लेयर अप 5वें मैट्रिक्स से नहीं, बल्कि 4थे मैट्रिक्स के 4 रंग वाले रिजरेक्शन लिली को देखने की वजह से हुआ था। मेंग हाओ का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वो दर्द में एक आम इंसान की तरह हो जाता है। उसका चेहरा दर्द से बिगड़ जाता है। फिर भी वो अपने दांतों को कस के पकड़ता है और बेहोश होने से बचने की कोशिश करता है। मस्टिफ नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन मेंग हाओ को ऐसे देखता है तो वो बेचैन होकर कराहता है। तभी अचानक नीचे पहाड़ के तल से एक घनघनाती हुई दहाड़ की आवाजों का सिलसिला गूंजता है। नीचे एक विशाल टोली नजर आती है। ये लोग फटे पुराने कपड़ों में लिपटे हुए थे, जैसे जंगली लोग। वो सब लंबा कद के थे। उनकी आंखों में कठोर क्रूरता थी और वो तेज रफ्तार से पहाड़ चढ़ते हुए मेंग हाओ की तरफ आ रहे थे। उनकी रफ्तार देखकर लगता था कि सिर्फ कुछ सांस के अंदर वो पीक तक पहुंच जाएंगे। मेंग हाओ का चेहरा पीला, शरीर कांपता और ये फ्लेयर अप पहले से कहीं ज्यादा कठोर था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना हाथ भी उठाए। सिर्फ अपनी आंखों से वो उस विशाल टोली को देखता है जो उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से आ रही थी।